आज ही एक मित्र मिले। उन्होंने एक दुखद समाचार बताया कि उनकी बहन की, छोटी बहन की मृत्यु हो गई है कैंसर के कारण। अच्छा, कोइंसिडेंस था ये कि जब वो मुझे मिले तो उस दौरान मेरे दिमाग में ये ऊहापोह चल रही थी कि मैं हिमाचल का हूँ, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट ऊना, और यहाँ पर कैंसर बहुत कम हुआ करता था। आज ये भयावह रूप ले रहा है। बहुत भयानक तेजी है कैंसर के मरीजों की संख्या में। दुर्भाग्य है हमारा, और मूर्खता भी हम लोगों की ही है। उसका परिणाम यही है कि हम लोग ही इससे मरेंगे सारे। हर घर में होने वाला है जिस तरह की यहाँ पे रासायनिक खादें और दवाइयाँ प्रयोग की जा रही हैं खेतों। इस चीज ने मुझे विचलित किया, काफी विचलित था मैं, व्यथित भी था अंदर ही अंदर, क्योंकि न्यूज देख रहा था टेलीविजन पे, न्यूज सुन रहे थे रेडियो पे, तो बड़ा क्षोभ सा मन में था, दुख था मन में कि किस तरह से राजनीति करने वाले, जो जिनको हम नेता कहते हैं, कितनी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं देते। बॉर्डर पे इतनी टेंशन है, उग्रवादी रोज कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, लेकिन नेता राजनीति किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के सहायक बनते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ लोग मरते हैं बीमारियों से, कैंसर से लोगों की, कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और नेता पता क्या करेंगे, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, उनके उद्घाटन करेंगे और भाषण देंगे, खुशखबरी है, हमारी अचीवमेंट है। अबे गधो, तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे क्षेत्र में कैंसर बढ़ रहा है, कारण तो ढूंढो। और इसका जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था और चीज़ों के बारे में, तो मुझे महाराष्ट्र के बेलोरा गांव, ये अमरावती जिले में आता है, वहाँ के सुभाष पालेकर का नाम पता चला, उनकी पूरी डिटेल पता चली, जानकारी मिली मुझे कि ये शख्स सुभाष पालेकर 1972 में ग्रेजुएट हो गए थे, बीएससी एग्रीकल्चर कर ली। ये वो समय था जब हरित क्रांति हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है। हरित क्रांति काल 1967, 68, 67, 68 को गिना जाता है, और मतलब 60 का दशक और 70 का दशक, सन 1980 तक ये जो हरित क्रांति थी खूब आई। इसका कारण क्या था कि रासायनिक खादों का प्रयोग और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग बढ़ा। सुभाष पालेकर उसी हरित क्रांति की उपज है। सन 1985 तक इन्होंने खूब चांदी लूटी, खूब पैदावार उठाई। 85 के बाद से एकदम उपज, जो भूमि का उत्पादन की क्षमता थी, वो कम होनी शुरू हो गई, उपज कम होनी शुरू हो गई। अब ये जो किसान महाराष्ट्र में, विदर्भ में, यूपी में, पंजाब में जितने भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो असल में रासायनिक खादों और दवाइयों का ही साइड इफेक्ट है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, मीडिया भी नहीं बताती, मीडिया इसको बहुत बड़ी खबर नहीं बताती, डिटेल नहीं बताएगी, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है। मीडिया जो कंपनी होती हैं दवाइयों की या खाद्यों की, उनसे बहुत नेक्सस बना हुआ है, खैर वो उसमें नहीं हम जाएंगे। तो सुभाष पालेकर ने 1985 में ये टेंशन उसके दिमाग में आ गई, यार खेती कम हो रही है, अब मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे धीरे धीरे। तो क्या करा उन्होंने, सन 1985 से लेकर के रिसर्च थोड़ी थोड़ी शुरू करी करनी, लेकिन 1989 से लेकर के 1995 तक 6 बरस उन्होंने एक्सटेंस, बड़ी ध्यान से गहराई तक इस पे रिसर्च करा। हैरान थे सुभाष साहब जब उनको पता चला कि उनके द्वारा डाली गई दवाई का या खाद का सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2% तक पौधों ने प्रयोग करा, बाकी जो 98% थी वो व्यर्थ थी। और एक और चीज पता चली कि पौधे सिर्फ 2% उर्वरक शक्ति या दवाइयां का प्रभाव 2% तक उपयोग में लाते हैं, बाकी सब हवा से ही लेते हैं, वातावरण से ले लेते हैं। इस चीज ने सुभाष जी के माथे पे बल, टेंशन क्रिएट कर दी
कि हम तो क्या कर रहे थे, दुर्भाग्य था हमारा। एक तो खा जहर फेंकते रहे कि दवाइयां डाल दो अच्छी हो जाएगी, और अब पता चल रहा है कि सिर्फ 2% ही पौधों ने प्रयोग करी है, बाकी कहां गई। बाकी से जो बीमारियां आसपास के लोगों को फैली, इवन जो किसान है उनके घरों में अब तो कैंसर और हार्ट पेशेंट खूब है, शुगर के पेशेंट्स है। ये साइड इफेक्ट है, धीरे धीरे पता चल रहा है, पहले भी पता था कोई नहीं बोलता, खैर नेता तो कोई नहीं बोलेंगे। अब हुआ क्या, इन्होंने रिसर्च करी तो इनको और ज्यादा गहराई से पता चला। अच्छा, भारत में जो खेती तो प्राकृतिक रूप से ही करने का आदेश हुआ होता था पहले, पुराने जमाने में भारत में खेती को प्राकृतिक रूप से करने के लिए ही कहा जाता था। अब ये पता चला कि 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव बोले तो जीवाणु, जैसे एंजाइम्स हमारे पेट में होते हैं खाना वगैरह बचाने के लिए और चीजें बचाने के लिए, वैसे ही गोबर में ये चीजें हैं। ये क्या करती हैं, ताकत देते हैं, उत्पादन की क्षमता बढ़ाते हैं, किसकी, जमीन की, धरती की। और एक और बात जब इनको पता चली तो उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। इन्होंने जंगलों में जाकर के देखा कि जिन जो पौधे जंगलों में थे उनके फल उत्तम थे, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के थे, जबकि जो वो उगा रहे थे, जो सब्जियां वगैरह उनके यहाँ उगती थी, या पौधे जिनको देखभाल खादों से और दवाइयों से की जाती थी, उनके फल न्यूनतम स्तर के रह गए थे। तो उन्होंने पाया यार प्राकृतिक रूप से खेती की जाए तो अच्छा है। फिर उन्होंने एक और बात रिसर्च करी तो पता चला कि 1 एकड़ भूमि में देसी गाय का 10 किलो गोबर ही चाहिए, 10 किलोग्राम, केजी, ओनली 10 केजी गोबर 1 एकड़ के लिए। और एक गाय एक दिन में 10 से 11 किलोग्राम गोबर करती है। इसका अर्थ है 11 एकड़ जमीन को मिल गई खाद। कैसे, मतलब 1 एकड़ जमीन को 10 किलोग्राम, और 10 से 11 किलो मतलब 1 एकड़ भूमि को एक दिन, 1 महीने में 30 एकड़ भूमि कवर हो जाती है। खैर ये तो अलग हो गया। अब इसके साथ साथ एक और बात उन्होंने रिसर्च करके देखी कि अगर उत्पादन की क्षमता और बढ़ानी है तो गोबर के साथ गौमूत्र का प्रयोग कर लें, गुड़ तथा थोड़ा सा आटा, इसका भी प्रयोग करें, मिला करके कम ज़्यादा करके उन्होंने रिसर्च करी तो पाया कि ये जो प्राकृतिक तरीका था इससे तो खेती बहुत अच्छी होती है और अच्छा कॉस्ट जीरो है। गुड़ भी किसान के घर में ही है जो गन्ना उगा रहे हैं, जो नहीं उगाते हैं उनको खरीदना पड़ेगा। आटा घर का, गेहूं जो अपने वहाँ की है उसी को लेकर के खेत में डालना, अलग अलग तरीके से इन्होंने शुरुआत करी हुई है और उसके बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट हैं। ही इज हैप्पी, सेटिस्फाइड, क्योंकि उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, खुद भी वही चीजें खा रहे हैं जो उगाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग पंजाब में, हमारे यहाँ से आलू जाता है तो वो किसान क्या करते हैं, गेहूं या आलू या मक्का यहाँ से जाता है ना, तो पंजाब के किसान हमारे यहाँ वाला खरीद लेते हैं, अपना बेच जाते हैं मार्केट में। बोलते हैं हिमाचल वाले लोग कम प्रयोग करते हैं पेस्टिसाइड्स और खादें, इसलिए यहाँ से ले जाओ। और उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तो सोमभद्रा करके नदी है, स्वाम बोलते हैं साधारण भाषा में, वैसे सोमभद्रा करके नदी है, पुराणों में भी इसका जिक्र है। तो इसके पानी में अभी पीछे सैंपलिंग हुई थी तो इसका तो पानी पूरा पेस्टिसाइड और यूरिया वगैरह से भरा पड़ा है। जिला उन्ना में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, बचा ही नहीं है, कम है। गहराई तक जाएंगे तब शायद मिले, अदरवाइज ऊपर ऊपर का जो पानी है उसमें तो यूरिया ही बहुत ज्यादा बहुतायत में है। तो मतलब खुद जहर बीजते हैं, दूसरी तरफ से आशा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं कि वो खाद का या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। खैर, तो क्या हुआ कि सुभाष पालेकर जैसे लोग इस समय रोल मॉडल हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो राजनीतिक दल किसानों पे राजनीति कर रहे हैं वो सुभाष पालेकर जैसों को अपने साथ ले आए, ना लेके आए, हो सकता है पालेकर सब ना आते राजनीति में, तो ये इनको वहां, ये किसानों के लिए रैली करते। अगर रैली करी तो उसमें
इनको भी बुलाते और ये किसानों को बताते भाई ऐसे ऐसे खेती करो तो तुम्हारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी उत्पादन क्षमता भी जमीन की बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। खेती के बारे में बात करते हैं वो लोग जो कभी खेत में उतरे ही नहीं, वो कभी खेतों में नहीं गए, रैलियों के दौरान ही किसानों के घरों में जाकर के खाना खाते हैं, रैलियों के दौरान ही गरीबी दिखती है उनको। वो लोग अब सुभाष पालेकर अगर किसी राजनीतिक दल में नहीं आ रहे हैं तो क्या इनका फायदा नहीं लिया जाना चाहिए? ना है राजनीतिक दल में, लेकिन राजनीतिक दल अगर सही मायने में किसानों की सहायता करना चाहते हैं तो इनकी जो इन्होंने रिसर्च करी और उसका फायदा हो रहा है लोगों को, तो क्यों नहीं साधारण किसानों के साथ इनकी भेंट करवाते और क्यों नहीं उनके ऊपर काम किया जाता इस सिस्टम के ऊपर। और हैरान होंगे आप, बिना किसी तरह की एड के लगभग 40 लाख किसानों को जागृत किया है सुभाष पालेकर ने अकेले। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो चुपचाप बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के देश की सेवा कर रहे हैं, और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट के लिए देश के विरुद्ध भी जा सकते हैं, जो राजनीतिक वोटों के लिए पाकिस्तान के साथ भी जाकर के खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है, ऐसे पता भी चल जाता है कि कौन कैसा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि सुभाष पालेकर जैसे अच्छे लोग हमारे समाज के साथ कम जुड़ पाए। जरूरत है इन लोगों के जैसे इन लोगों की बात करना और इनकी जो रीच है, इनकी पहुंच साधारण से साधारण लोगों तक हो सके, संदेश पहुंच सके। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर हो सके तो आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को फायदा हो सके, और सुभाष पालेकर के बारे में और ज्यादा रिसर्च करें और आसपास के लोगों को बताइएगा। धन्यवाद।